हेलो फ्रेंड्स, 4 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है वी कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन इंडिया हिज चीफ। तो ये हिजबुल मुजाहिदीन चीफ है सैयद सलाउद्दीन। सो ही सेइंग कि ये कहीं भी इंडिया में स्ट्राइक कर सकते हैं एट एनी टाइम एनीवेयर। तो ये हिजबुल मुजाहिदीन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कमांडर था बुरहान वानी, जिसका एनकाउंटर हुआ था जुलाई में। तो अब ये 1 साल हो गया है जब से कश्मीर अनरेस्ट चल रहा है। तो ये सैयद सलाउद्दीन इसके चीफ है और ये इनको डेजिग्नेट किया गया ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएस। तो ये यूएस ग्लोबल टेररिस्ट भी डेजिग्नेट किया गया जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस विजिट किया था। तो ही इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट। ये ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से और ये मुजफ्फराबाद रावलपिंडी मतलब पाकिस्तान में फ्रीली घूमते। प्लस अगला न्यूज आइटम है डीरजिस्टर्ड फॉर्म्स टू फेस मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। तो ये है रिगार्डिंग द न्यूज जो हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि विथ वन स्ट्राइक ऑफ पेन, एक कलम की एक स्ट्राइक से हमने 1 लाख कंपनीज को डीरजिस्टर कर दिया इन 1 मिनट। तो ये इसके ऊपर काफी बवाल हुआ था। तो ये जो अभी आगे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इनमें साथ में लाया गया है। तो ये सारी जो कंपनीज डी रजिस्टर हुई है उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये कंपनीज मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी, ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इवन और 3 लाख कंपनीज है जिनको अभी डी रजिस्ट्रेशन होना है। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनको शोकॉज नोटिस भेजेगी। ये भी स्टेप्स अब लिए जा रहे हैं। तो ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज है जो इनको डी रजिस्टर करती है और ऑफकोर्स पहले शोकॉज नोटिस जाता है, फिर उनको टाइम मिलता है रिस्पॉन्ड करने को और फिर डी रजिस्टर की जाती है। और फिर भी अगर वो हैप्पी नहीं है तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हैं विद इन 3 years अपील में अगेंस्ट द डी रजिस्ट्रेशन। तो अभी ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है वो हमको बताना चाहिए। ये डिटेल्स यहाँ दी गई है रिगार्डिंग कंपनीज कितनी है इंडिया में रजिस्टर्ड, कितनी एक्टिव है, कितनी डिसफंक्शनल हो गई या डिसॉल्व हो गई। हमने कल भी सब न्यूज में देखा था कि शेल फॉर्म्स होती है। तो वो सारा यहाँ डिटेल्स दिया गया है। और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, राइट। तो इनके फंक्शन जो है मेनली 2 एक्ट से उनको इम्प्लीमेंट करने का फंक्शन है। एक है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है वो एग्जैक्टली हम समझेंगे। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फंक्शन करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो ये 1956 से फंक्शनल है, एस्टैब्लिश किया गया। और यहाँ पे दिखाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो जैसे हम सुनते हैं लॉन्ड्री की जाती है, कपड़ों की लॉन्ड्री की जाती है, मतलब गंदे कपड़े हम क्लीन करते हैं तो डर्टी क्लोथ्स बिकम क्लीन, वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग में डर्टी मनी बिकम्स क्लीन। तो ये डर्टी मनी का क्या मतलब होता है? तो डर्टी मनी मतलब मनी जो इलीगल एक्टिविटीज से है। तो अगर कोई क्राइम रिलेटेड एक्टिविटी से मनी एक्वायर किया गया है, जैसे कुछ भी ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, ये इलीगल एक्टिविटीज है, क्रिमिनल रैकेट है, जिससे पैसा आया है, तो उसको क्लीन बताने के लिए शेल कंपनीज बनाई जाती है जिनका खुद का फंक्शन नहीं होता पर यह डर्टी मनी उनका प्रॉफिट बताया जाता है। तो ये क्लीन हो गया मनी ऐसे। तो ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो इसी के लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस है जिसके अंदर इवन अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज से पैसे से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो उसको भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तो ये प्रोविजंस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर है। तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड केसेस हो गए उस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है। पर उसके अलावा और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सारा इंटेलिजेंस रहता है इसके बारे में। तो ये है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIU इंड। तो ये एस्टैब्लिश की गई है इन 2004। तो सारे बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, उनके ऊपर कंपलसरी है कि सारे वो जो इंफॉर्मेशन है अपने क्लाइंट्स के बारे में, उनके ट्रांजेक्शन्स के बारे में, उनका रिकॉर्ड रखेंगे और ये FIU इंड को प्रिस्क्राइब फॉर्म में वो सबमिट करेंगे। तो ये उनके रिक्वायरमेंट है और ये FIU इंड बनाई गई है इन 2004। तो ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करती है। इकोनॉमिक काउंसिल, इंटेलिजेंस काउंसिल है ये, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो हेड करते हैं, तो इसको ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। तो ये है 2004 में एस्टैब्लिश की गई बॉडी। तो इसके पास सारा जो ये इन्फॉर्मेशन मिलता है सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, तो उनको वो प्रोसेस करके एनालाइज करके सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये रिपोर्ट करती है। तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। फिर अगला न्यूज आइटम है इजराइल बैक्स इंडियाज फाइट ऑन टेरर।
तो ये इजरायली विजिट जो हो रही है अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे इजरायली स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम इंडिया को कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्योंकि हम भी उसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। तो हमारे पास हमारा जो ये यहाँ पे जो अटैक्स होते हैं बाय लश्कर ए तोयबा, जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इसराइल कह रहे हमारे यहाँ ये हमास ग्रुप है जो पैलेस्टीन से इसराइल पे अटैक करती है। तो वी आर कंप्लीटली टुगेदर ऑन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म विथ इंडिया, एक पॉइंट रखिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करने वाले हैं फिलहाल ऑन की इश्यूज जैसे कि एग्रीकल्चर, वाटर, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस। तो इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स अब साइन होने वाले हैं, लेकिन ये सब नॉन सिक्योरिटी इश्यूज है। तो ये हम क्वेश्चन जब पूछा गया इजरायली स्पोक्सपर्सन से कि हम फुल फ्लेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्यों नहीं साइन कर रहे इंडिया इजराइल के बीच में, क्योंकि हमारे डिफेंस टाइज भी काफी क्लोज है, हमारे डिफेंस डील्स काफी सारी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, क्योंकि ये भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, क्योंकि एग्रीकल्चर, वाटर, ये फूड सिक्योरिटी रिलेटेड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, तो इसको टैकल किया जा रहा है। तो ऐसे उन्होंने जवाब दिया। फिर अगला न्यूज आइटम है मिशन मकाबिया दिस ईयर इन इजराइल। तो ये मकाबिया गेम्स के बारे में है। तो ये गेम्स को इवन ज्यूइश ओलंपिक्स कहते हैं। तो ये हर 4 साल में एक बार होता है, जैसे ओलंपिक्स भी कंडक्ट किया जाता है। तो ये अभी जो गेम्स है वो 2017 में अभी इनॉग्रेट होने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको इनॉग्रेट करेंगे। तो इसीलिए ये गेम्स फिलहाल न्यूज में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये मकाबिया गेम्स में हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। जो लास्ट गेम्स हुए थे 2013 में, तब इंडियन क्रिकेट टीम ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था। तो ये जो गेम्स है इसको थर्ड लार्जेस्ट गेम्स कहा जाता है, स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ओलंपिक्स और फीफा के बाद। तो ये यहाँ पे काफी सारे ज्यूइश जो है जूस वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड से जूस यहाँ आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र में भी ये बेने इजरायली कम्युनिटी है इंडिया में, तो वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं इस गेम्स में। और इस कंटेक्स्ट में और एक टर्म जो यूज किया गया वो है आलिया। तो यहाँ जो लीडर है जो यहाँ पे टीम को नर्चर करते हैं, वो कह रहे हैं कि काफी सारे बेने इजरायली कम्युनिटी के और भी इजरायली कम्युनिटीज है कोलकाता में, कोचिन में। तो ये कम्युनिटीज जब यहाँ पहुंचती है तो कई कम्युनिटीज के यहाँ मेंबर्स और स्पोर्ट्स टीम के मेंबर्स होते हैं, वो फिर यहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो ये आलिया कहा जाता है इसको, कि वो वहां पे माइग्रेट हो जाते हैं। आलिया मीन्स माइग्रेटिंग टू इजराइल, माइग्रेशन टू इजराइल, मतलब वहां सेटल हो जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट रखी गई। और एक चीज आपको समझना चाहिए कि मकाबिया गेम्स है ये सिर्फ जूस के लिए नहीं है, ये जूइश ओलंपिक कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर इवन नॉन जूस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इजरायली नेशनल्स अगर है वो सारे इजरायली नेशनल्स के लिए अलाउड है। तो वहां पे इजराइल में अरब इजरायलीज भी है, तो वो भी ये गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये इजरायली कम्युनिटी को साथ में लाने के लिए ये गेम कंडक्ट किया जाता है। तो सारे ज्यूज फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और इवन ऑल इजरायलीज, तो इंक्लूडिंग अरब इजरायलीज, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर अगला न्यूज ये है आलिया के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया, और ये इंपॉर्टेंट है कौन सी इजरायली कम्युनिटीज है इंडिया में। तो एक तो बेने इजरायलीज है महाराष्ट्र में, फिर कोचिन में ज्यूज है, फिर बगदादी ज्यूज है ये जो जो कोलकाता में रहते हैं। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट ज्यूइश कम्युनिटी है वो है लॉस्ट ट्राइब कही जाती है, लॉस्ट ट्राइब ऑफ ज्यूज, बनाए मनाशे। तो ये मणिपुर में ये कम्युनिटी है, तो ये इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट, तो ये पता होना चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है पुणे एनजीओ विंस यूएन प्राइज फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल। तो ये स्वयं शिक्षण प्रयोग करके एक पुणे बेस्ड एनजीओ है। तो इसको रिसेंटली ये यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज अवार्ड मिला है। तो इनका ये जो प्रोग्राम है फॉर सस्टेनेबल, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल, तो इससे ड्रॉट में भी ये सस्टेन कर सकते हो वो मॉडल है। तो ये मॉडल के लिए इनको ये प्राइज मिला है। तो ये मराठवाड़ा रीजन में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेशली ये वुमेन ग्रुप्स के साथ फंक्शन करते हैं। तो ये इनिशिएटिव में वुमेन लेड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग एस्टैब्लिश किया गया मॉडल। तो ये फार्मिंग मॉडल में ये है कि इनको एनकरेज किया जाता है कि ये बायो फर्टिलाइजर्स यूज करे, पेस्टिसाइड्स यूज करे, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करे। इवन लोकल सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है, उनको एक्सचेंज किया जाता है, तो लोकल सीड से ही ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर हो। इवन फार्मिंग पैटर्न्स को चेंज करने की कोशिश की गई है कि सिंगल क्रॉप फार्मिंग ना हो, मल्टी क्रॉप फार्मिंग हो, ताकि एक ही न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब ना किए जाए और फिर वो डिप्लीट हो जाए, सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो जाए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स यहाँ डाल के इन्होंने एग्रो इकोलॉजिकल मॉडल डेवलप किया, उसको ये प्राइज दिया गया। इवन इन्होंने एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स लाए हैं, फार्म पॉन्ड्स, स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज करने के स्टेप्स लिए हैं। तो इसको अप्रिशिएट किया गया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन
स्वयं शिक्षण प्रयोग, इसको पहले भी और एक अवार्ड मिल चुका है यूएन का, ये है यूएन क्लाइमेट अवार्ड जो अक्टूबर 2016 में मिला था। तो ये अवार्ड दूसरे प्रोजेक्ट के लिए था। तो ये प्रोजेक्ट में भी वो वुमेन ग्रुप्स के साथ ही फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का पूरा नेटवर्क बनाया था उन्होंने, जिसके थ्रू वो लोग क्लीन एनर्जी, वाटर और सैनिटेशन प्रोडक्ट्स पहुंचाते थे लोगों को। तो ये उसके लिए भी इनको अवार्ड दिया गया था। फिर अगला न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज अबॉर्शन ऑफ एलिंग फीटस। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस आया था उसमें उन्होंने अबॉर्शन अलाउ किया है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है 1971 की, तो इसके अंदर 20 वीक ओल्ड फीटस अगर है तो तब तक अबॉर्शन अलाउड है, लेकिन अगर फीटस 20 वीक मार्क अब क्रॉस कर गया है तो फिर अबॉर्शन अलाउड नहीं है एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो ये सुप्रीम कोर्ट केस बाय केस बेसिस डिसाइड करती है। तो अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये सर्टिफाई करता है कि या इस अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी तो मदर या बेबी को थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है, मतलब उनकी जान जा सकती है, तो फिर अबॉर्शन का परमिशन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये प्रोविजन इंडिया में है। और बाकी जो है अक्रॉस द ग्लोब क्या लॉज है अबॉर्शन के वो यहाँ दिए गए। तो काफी सारी कंट्रीज में, जैसे आप देख रहे हैं नॉर्दर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में ये लीगल है अबॉर्शन ऑन रिक्वेस्ट, और इंडिया में भी जो है ये पर्टिकुलर केसेस में अलाउ किया जाता है। अब काफी कंट्रीज में ये इलीगल भी होता है। फिर अगला न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट स्टेज मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट टू वेव ऑल क्रॉप लोन्स। तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक्चुअली एक ऑर्डर पास की थी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो क्रॉप लोन वेवर अनाउंस किया उन्होंने, तो ये क्रॉप लोन वेवर मई 2016 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, क्योंकि उनका ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में था AIADMK का, तो उन्होंने लोन वेवर अनाउंस किया था ये। तो ये लोन वेवर जो था वो उन्होंने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए अनाउंस किया था। तो मिलो मतलब जिनका 5 एकड़ से कम लैंड है उनके लिए ये था, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये मद्रास हाई कोर्ट के पास पिटिशन आया तो उन्होंने इस पे ऑर्डर दिया कि ये बाकी फार्मर्स के लिए भी होना चाहिए, ऑल फार्मर्स के लिए होना चाहिए, एक्सटेंड करो इस स्कीम को ऑल फार्मर्स के लिए। तो ये जो मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था, इसके अगेंस्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्पेशल लीव पिटिशन पहुंचा। और अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ये मद्रास हाई कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन ब्रीच किया था, ये उन्होंने इंटरफियर किया इन द डोमेन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो कौन सी पॉलिसी रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर जुडिशरी इंटरफियर नहीं कर सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो ये है, इसमें स्पेशल लीव पिटिशन भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो ये स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में, तो ये रेसिडुअल पावर है अंडर द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दिया गया है। तो कोई भी ऑर्डर पे, कोई भी केस हो, कोई भी अपील में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे केस हियर कर सकती है। कोई भी कोर्ट ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास किया हो इंडिया में तो वो हियरिंग कर सकती है, एक्सेप्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो ये जो पावर है ये डिस्क्रिशनरी पावर कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे इवन सुप्रीम कोर्ट ने हमने देखा है कि इवन ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल्स, तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जुडिशरी का जुरिसडिक्शन नहीं है। ये केसेस में जो ट्रिब्यूनल, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर देगी वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। पर हमने देखा है कि स्टेट्स अप्रोच करते सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन एक्सेप्ट किया है अंडर स्पेशल लीव पिटिशन। तो ये स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर अगला न्यूज आइटम है, इन रिस्पॉन्स टू जेटलीज रिमार्क चाइना सेज इट इज ऑल्सो डिफरेंट नाउ। तो ये हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है इन डोंगलांग रीजन, ये डोकोला रीजन यहाँ पे बढ़ रहा है। और चाइना ने कहा था कि इंडिया याद रखे कि 1962 वॉर में क्या हुआ था, और वो भी रिस्पॉन्स था टू आर्मी चीफ स्टेटमेंट। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि हम वॉर के लिए रेडी है, तो चाइना ने कहा याद रखो 1962 वॉर में क्या हुआ था। उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर जो डिफेंस मिनिस्टर भी है मिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि हम अब अलग है, 1962 में जो इंडिया की प्रिपेयर्डनेस थी, हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे वॉर के लिए, और अब हम काफी प्रिपेयर्ड है। तो ऐसे करके जो स्टेटमेंट आया तो उसके ऊपर अब चाइना रिस्पॉन्स कर रही है और वो कह रहे हैं कि अगर आप एडवांस हुए हैं तो चाइना भी एडवांस हुए, तो वी आर ऑल्सो डिफरेंट नाउ। तो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे रखा जा रहा है। और चाइना ये भी कहती है कि भूटान को इंडिया यूज कर रही है, बिकॉज डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और चाइना के बीच नहीं, एक्चुअली चाइना और भूटान के बीच में है।
तो वो कह रहे हैं कि ये वो भूटान को यूज कर रहे हैं, बट इंडिया के लिए भी ये सोवरेनिटी इशू है, सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है डोंगलांग रीजन, क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के काफी पास है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया, इसलिए इंडिया यहाँ पे कीन है कि जो चाइना यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है उसको वो स्टॉप करे। फिर अगला न्यूज आइटम है अपेक्स कोर्ट स्टेज क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय जो बुक प्राइज विनर है, इन्होंने जो फर्स्ट अपनी नॉवेल लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसको बुक प्राइज दिया गया। और रिसेंटली ये न्यूज में हमने डिस्कस किया है कि इनकी जो सेकंड नॉवेल काफी सालों बाद अब उन्होंने सेकंड नॉवेल रिलीज की है, वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो इनके अगेंस्ट एक्चुअली क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया कोर्ट में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने अपना पर्सनल जो एंग्विश था, उनका गुस्सा, वो उन्होंने निकाला। तो ये आर्टिकल उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे लिखा था वो ये था ऑन लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस जो दिया गया था फॉर्मर DU प्रोफेसर है GN साई बाबा, तो उनको ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर दिया गया क्योंकि उनके माओइस्ट लिंक्स है, ऐसे करके उनके पे एलिगेशन है। तो ये GN साई बाबा पैराप्लेगिक है, वो चल नहीं सकते, वो व्हीलचेयर बाउंड है, तो उनके अगेंस्ट ये ऑर्डर देने पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। तो इसलिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किया। और अब इनके सामने जो केस चल रहा था उसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS कहर ने इनको ऑप्शन दिया कि आप अपॉलॉजी दे दो अपने लेटर के लिए और केस को खत्म करो, पर मिस अरुंधति रॉय ने कहा कि नहीं, हम अपॉलॉजी मैं नहीं दूंगी। तो इसीलिए ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को फिलहाल के लिए स्टे किया गया है। ठीक है, तो ये PN साई बाबा जो है, GN साई बाबा, ये 90% डिसेबल्ड व्हीलचेयर बाउंड है, डीजनरेटिव मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर उनको कांस्टेंट मेडिकल केयर की जरूरत है, कहा जा रहा है। तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दिया गया। तो ये डिटेल्स है, क्या सेंटेंस दिया गया और उनका क्या रिस्पॉन्स था कि माओइस्ट लिंक्स नहीं है, उन्होंने यहाँ पे जस्टिफाई किया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो। अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ मेडन स्टेप टुवर्ड्स अ पेपरलेस कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस इनिशिएटिव लिया है। तो ये डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस उन्होंने जजेस के डेस्क पे भी रखा है। तो जो फाइल्स के स्टैक्स होते थे, फाइल्स होते थे, वो अब नहीं रहेंगे। तो ये जजेस जो है सारा जो डेली रोस्टर है केसेस का, वो भी डिजिटल डिवाइसेस से वो चेक कर सकते हैं, और केसेस को भी जजेस भी और एडवोकेट्स भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये CJI ने कहा कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, हम सीख रहे हैं कि कैसे डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस से फंक्शन कर सकते हैं, तो ग्रेजुअली हम पेपरलेस कोर्ट बनेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में इनिशिएटिव लिया गया। और इवन ऑल हाई कोर्ट्स को भी एक लॉगिन ID दिया गया है। तो सारे उनके जो रिकॉर्ड्स है केसेस के, वो यहाँ पे डिजिटाइज रिकॉर्ड्स अपलोड कर सकते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, और ये फिर एक्सेस किया जा सकता है। फिर अगला न्यूज आइटम है चाइना रशिया शेयर अपोजिशन टू US थर्ड इन साउथ कोरिया। तो ये थर्ड है थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम। तो ये एंटी मिसाइल सिस्टम लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है, और ये US का एंटी मिसाइल सिस्टम है जो US इंस्टॉल करना चाहती है इन साउथ कोरिया अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स डेवलप करके थ्रेटन करता है US को, साउथ कोरिया को, इसलिए ये एंटी मिसाइल सिस्टम US डिप्लॉय करना चाहती है। तो ये फिर बाद में भी ये न्यूज में आया था, काफी बार ये न्यूज में रह चुका है और आगे भी रहेगा। तो ये US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जब इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने कहा कि इसका बिल जो है वो साउथ कोरिया भरेगी। तब ये भी काफी डिस्प्यूट हो गया था, क्योंकि ये एक्चुअली US की स्ट्रेटेजी है, डिफेंस स्ट्रेटेजी है, तो साउथ कोरिया ये बिल नहीं भरेगी। तो वो भी फिर बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बैक ट्रैक किया। तो यहाँ पे अभी जो न्यूज है वो ये है कि चाइना और रशिया इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर से अब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये जो थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम का जो डिप्लॉयमेंट यहाँ हुआ है साउथ कोरिया में, उसको हटाया जाए, और आगे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मतलब जितना काम हुआ है उसको वापस लिया जाए और आगे का काम रोका जाए। तो ये स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम की वजह से ये साउथ एशियन रीजन में बैलेंस ऑफ पावर जो है, रीजनल बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। तो वो उनकी सिक्योरिटी को भी थ्रेट करेगा। US कह रही है नहीं, ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया को टारगेट कर रहा है, पर चाइना और रशिया भी यहाँ पे थ्रेटन फील करते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए। तो ये है थर्ड। तो ये आप देख सकते हैं थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो यहाँ पे एक रडार सिस्टम होगा, तो जो भी इनकमिंग मिसाइल आएगी थ्रेट वो डिटेक्ट करेंगे, और ये डिटेक्ट होने के बाद यहाँ पे टारगेट डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये लॉन्चर से ये मिसाइल यहाँ से लॉन्च की जाएगी, तो ये इन स्पेस
काइनेटिक एनर्जी से, मतलब जो स्ट्राइक करेंगे तो जो एनर्जी जनरेट होगी उससे ही ये इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये है थर्ड, थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। फिर अगला न्यूज आइटम है 22 स्टेट्स अबॉलिश चेक पोस्ट आफ्टर जीएसटी रोल आउट। तो ये चेक पोस्ट होते हैं स्टेट्स के, यहाँ पे बॉर्डर पे चेक पोस्ट रखे जाते हैं, क्योंकि जब इंटरस्टेट गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो उनको चेक किया जाता है उनके मटेरियल को, वो लोकेशन बेस्ड टैक्स कंप्लायंस उन्होंने किया है कि नहीं, टैक्स भरा है कि नहीं, जैसे ऑक्ट्रॉय वगैरह, तो वो चेक किया जाता है। तो ये अब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद सारे टैक्सेस जो सब्ज्यूम हो गए, ऑक्ट्रॉय वगैरह भी जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया है, प्लस ये स्टेट्स बॉर्डर चेक पोस्ट की अब जरूरत नहीं है। तो इसीलिए काफी सारे स्टेट्स ने ये बॉर्डर चेक पोस्ट अबॉलिश कर दिया और काफी सारे अब अबॉलिश करने वाले, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर हाईलाइट कर रहे। तो इस वजह से जो जनरली स्टेट बॉर्डर्स पे हम देखते थे ट्रक्स की लाइन लगी रहती थी, क्योंकि उनको रोका जाता था, चेक किया जाता था, तो अब ये सारा जो डिले होता था ट्रांसपोर्टेशन में वो भी अब नहीं होगा और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि ट्रक्स यहाँ पे वही इतना टाइम रुकने की वजह से भी पोल्यूशन होता था। तो ये सब अभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये हाईलाइट किया गया बिकॉज ऑफ जीएसटी। फिर अगला न्यूज आइटम है क्लोज विजिल ऑन जीएसटी रोल आउट। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजली इसको फॉलो कर रहे हैं कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसका डे टू डे प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी मीटिंग्स जो है वो मेंबर्स के साथ वो एवरी वीकली बेसिस करेंगे, जो लाइक कॉमर्स सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी वगैरह, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इनके साथ ये मीटिंग करेंगे रेगुलरली ताकि जीएसटी का स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो सके। वो ये भी ध्यान रखेंगे कोई भी प्रोडक्ट्स का, कंज्यूमर आइटम्स का शॉर्टेज ना हो और इवन कोई प्राइस राइज ना हो, और ये स्पेशली एसेंशियल कमोडिटीज पे ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेप लिया जा रहा है। और ये सारे टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए, ये पता होना चाहिए, जैसे ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स अभी हमने जो डिस्कस किया। फिर अगला न्यूज आइटम है एनएससी कोलोकेशन केस सीरियस से सेबी। तो ये कोलोकेशन केस भी हमने कई बार डिस्कस किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट ये कोलोकेशन केस चल रहा है। कोलोकेशन मतलब क्या कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रेमाइसेस में ये सर्वर्स है, जो ब्रोकर्स है उनके सर्वर्स यहाँ पे एनएससी प्रेमाइसेस में रखे गए थे, तो ये अलाउ किया गया था उनको यहाँ पे रखना। तो ये 2011 से 2014 के बीच का केस है जब ये अलाउ किया गया था। तो क्या होता है कि अगर सर्वर्स आपके एनएससी एक्सचेंज प्रेमाइसेस में, तो आपके पास जो रियल टाइम डेटा है, क्योंकि स्टॉक्स ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होती है, तो वो आपको क्विक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी यहाँ जरूरी है, वो इतना जल्दी उनको पता चलता है, तो वो इतना जल्दी स्टेप्स ले सकते हैं, तो इनको अनड्यू एडवांटेज मिलता है। तो ये जो है केस ये एनएससी के अगेंस्ट चल रहा है। तो ये केस चलने की वजह से सेबी के सामने जो इनका आईपीओ ऑफर है वो अब तक अप्रूव नहीं किया गया। तो एनएससी भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे रहा है, 10,000 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुद पब्लिक हो रहा है, मतलब खुद अपने स्टॉक शेयर्स अभी लिस्ट करेंगे। तो ये होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस भी करते हैं। तो इनका जो ये जो एप्लीकेशन पूरा सबमिट किया गया है, तो वो सेबी कह रहे हैं कि ये अब उसको उनको फिर से सबमिट करना चाहिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो एक कोलोकेशन केस चल रहा है वो एक सीरियस मैटर है। तो वो एक पॉइंट रखी गई है। प्लस और एक पॉइंट जो सेबी चीफ अजय त्यागी ने कहा वो ये है कि रेटिंग एजेंसीज जो है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उनको रेगुलेट करना भी जरूरी है, क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो डेट रिटर्न फर्म्स है उनके अगेंस्ट रेटिंग देने में डिले करती है। तो ये डिलेड रेटिंग एक्शन जो होता है उसकी वजह से दिक्कतें आती है, क्योंकि उनके रेटिंग्स के बेसिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वो रेटिंग डिले करेंगे तो जो इन्वेस्टर्स है बाद में वो सफर हो गए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनकी फंक्शनिंग से हम खुश नहीं है और हम एक डिस्कशन पेपर लाएंगे इनके ऊपर रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने के लिए। तो ये एक भी स्टेप ले जाने वाला है, आगे न्यूज में रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नेंस कंसर्न जो उन्होंने हाईलाइट किया वो ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हर एक बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन डायरेक्टर होना, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है ऑल लिस्टेड फर्म्स के लिए, मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है कंपनीज, उनके लिए ये रेगुलेशन है, जरूरी है कि एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर हो। और वो कह रहे हैं सेबी चीफ कि एटलीस्ट 20% पीएसयूज है जिनके बोर्ड पे एक भी वुमेन डायरेक्टर नहीं। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के स्टेप्स लेना जरूरी है। इवन इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी सारे डायरेक्टर्स को प्रोमोटर्स जो होते हैं कंपनीज के वो अपने मर्जी से निकाल देते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स भी एक पॉइंट है जो वो हाईलाइट कर रहे हैं।
फिर अगला है वो जो बात कर रहे हैं वो है कि पीएसयूज को प्रेफरेंस देने की बात की जा रही है, कि जो पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको जब वो लिस्ट किए जाते हैं तो उनको जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, ये डिमांड किया जा रहा है कि पीएसयूज को ज्यादा टाइम देना चाहिए इस प्रोविजन से फुलफिल करने के लिए प्रोविजन को। तो वो सेबी चीफ कह रहे हैं कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता लिस्टेड पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज के बीच में। तो इसीलिए वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, कि डिसिप्लिन जरूरी है, इवन पीएसयूज में डिसिप्लिन जरूरी है। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, द लास्ट न्यूज आइटम, तिरुपति बॉय लॉन्चेस कलाम सैटेलाइट। तो ये एक्चुअली कलाम सैट एक सैटेलाइट है, छोटी सी सैटेलाइट है, वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट। इसका वेट है सिर्फ 64 ग्राम्स। ये 3.8 सेंटीमीटर क्यूब सैटेलाइट है। इसको डेवलप किया है एक 6 मेंबर टीम ने, चेन्नई की ये स्पेस किड्स इंडिया टीम है, इन्होंने ये बनाया है कलाम सैट। और ये एक्चुअली लॉन्च की गई है बाय नासा। तो नासा ने कंपटीशन रखा था जिसमें इन्होंने जीता और ये सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है। तो यहाँ पे 70 क्यूब्स लॉन्च किए गए हैं बाय नासा। ये नासा रॉकेट लॉन्च हुआ है ये 22 जून को। तो ये जो लॉन्च किया गया इसमें से सिर्फ एक ही सैटेलाइट थी, बाकी 69 क्यूब्स जो थे वो बाकी सब एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स थे, जैसे कि ब्लड, च्यूइंग गम एक्सेट्रा। तो यही एक सैटेलाइट थी जो लॉन्च की गई है और ये सारे सैंपल्स को लॉन्च किया गया उनका बिहेवियर स्टडी करने में, कि उनका बिहेवियर स्पेस में कैसा होता है। तो उस पर्पज से ये लॉन्च किया गया है। और ये जो कलाम सैट है, इट इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये सैटेलाइट के अंदर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर्स है, बैरोमीटर प्रेशर सेंसर है और इवन एक नैनो गीगामोलर काउंटर है जो रेडिएशन आउटर स्पेस का मेजर कर सकते हैं। तो ये सैटेलाइट अब लॉन्च की गई है। तो वही है, यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।